हुआ है अधिकारों का, शोषण हुआ है जिस तरीके से, वो आज एक फिर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है हमारे लोकतंत्र पे। हम कैसे सशक्त कर सकते हैं अपनी ग्राम सभा, कैसे ग्राम स्वराज बनाएंगे? तो जो गांव स्वराज था आजादी का, कि जिसका अपना एक स्वावलंबन हो, जिसके लिए गांधी जी ने एक चरखा दिया था, ये स्वावलंबन का आधार है। ठीक है, आज हमारी आवश्यकताएं बढ़ गई हैं, उस समय आज आवश्यकताएं कम थी, लेकिन इसके बावजूद आज अभी तक हम लोग पंचायतों का भी सशक्तिकरण नहीं कर सके हैं। ना हम पंचायतों को जो 29 अधिकार संविधान में उल्लिखित किए गए थे कि हम पंचायतों को देंगे, हम उनको नहीं दे पाए हैं। दूसरा जो असमानता है, लैंगिक भेद है अभी भी समाज में, अशिक्षा के कारण, वो अभी भी हमारे पिछड़ेपन का बहुत बड़ा कारण है। जनसंख्या का बढ़ना भी एक उन्हीं उसी संदर्भ में दे सकते हैं हम, कि हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को, राजनीतिक व्यवस्था को और पंचायत व्यवस्था को उस तरीके से सुदृढ़ नहीं कर सके थे जिस तरीके से महात्मा गांधी इसको संचालित करना चाहते थे। तो जो विकेंद्रीकरण की बात है, मैं उत्तराखंड को भी देखता हूँ, जिस विकेंद्रीकरण के लिए, जिस पहचान के लिए हमने बनाया था, वो पूरी समाप्त हो गई है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये आजादी का जो महोत्सव है, ये ठीक कुंभ के उस अमृत घड़े के समान है कि जब इंद्र के पुत्र जयंत ने कौरवों से रक्षा के लिए उस घड़े को लेकर वो भागा था, और उन स्थानों पर जहां जहां वो घड़े का छलका, वहां कुंभ की परंपरा है। मैं समझता हूं कि आजादी के इन वीरों का रक्त देश के जिस जिस हिस्से में और जिस जिस व्यक्ति के जर्रे जर्रे में बहा है, निश्चित रूप से मैं आशावादी हूं कि कोई न कोई व्यक्ति फिर से एक महात्मा बन के सामने आएगा, एक जयंत बन के हमारे सामने आएगा, और हम अपने इस गौरवशाली अतीत का जो लोकतंत्र है, हमारा सबसे बड़ा लोकतंत्र जिसकी हम बात करते हैं, पुराने लोकतंत्र की बात करते हैं, हम उसको पाने में सफल होंगे। आप सभी विद्वत जनों का मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। और मैं सभी देखने वाले जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, मैं सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ कि तकनीकी व्यवधान की वजह से बीच में परेशानी हो गई थी। और हम लोग भारत के विकास की बात, भारत की आजादी की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ फ्रांस में बैठी हूँ और यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया। तो आप सोचिए कि हम जब जिस इसकी बात करते हैं ब्रॉडबैंड की और 5G और इसकी तो ये सारी चीजें अगर जमीनी स्तर पे देखा जाए तो सब देशों की ऑलमोस्ट एक ही जैसी हालात हैं, क्योंकि हम घूम करके देख रहे हैं। तो अपने देश की अच्छाइयों को देखना भी बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ मैं आज के मुख्य अतिथि को आमंत्रित करना चाहती हूँ पटल पर। और निकिता जी, इससे पहले हमारे बीच हमारे साहित्योदय के वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य राकेश तिवारी जी हैं, जुड़े हैं, जो कि एनडीटीवी में सीनियर एडिटर के पोस्ट पर हैं, और बहुत ही स्नेह हम सभी के बीच है। तो वो उपस्थित हैं और 5 मिनट इस विषय पर बोलना चाहते हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है। उसके बाद हम पांडे जी को सुनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है आपका बहुत बहुत राकेश तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबको मेरा नमस्कार। मेरी अगर आवाज आ रही है तो बस आप सूचित कर दीजिए कि हाँ मेरी आवाज आ रही है, आप सुन पा रहे हैं सब लोग? जी आवाज आ रही है आपकी। ठीक है, बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत। मंच पे जितने भी लोग हैं, निकिता कुसुम तिवारी जी आप बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं, शालिनी जी भी बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं साथ में, और आदरणीय त्रिलोकनाथ पांडे जी, योगेश जी और बाकी जो भी मंच पर, और खास तौर पे पंकज जी मेरे मित्र। तो मैं सबका स्वागत करते हुए अपनी बात बहुत कट टू कट बात करूंगा। मैं दफ्तर में बैठा हूं और मैंने सिर्फ इसीलिए 5 मिनट निकाला कि मुझे इस विषय पर जरूर इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं रोज यही काम करता हूं। जनता जनार्दन, देश की बात, पॉलिटिशियंस की बात, सारी बातें हम करते हैं। एक्चुअली जो बात योगेश जी कह रहे हैं कि एक भीड़ तंत्र को हमने पैदा किया है, चाहे वो कुंभ में हो, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी सम्मेलन में हो, किसी रैली में हो, तो हमने भीड़ तंत्र दरअसल आजादी के बाद पाया है। आजादी में मैं नहीं था, मेरे पिताजी आजादी के आसपास जन्मे थे, लेकिन हमने कहानियां सुनी है। मेरे नाना जी थे, वो स्वतंत्रता सेनानी थे। हमने बहुत कुछ उनसे सुनने का सौभाग्य तो खो दिया क्योंकि वो बहुत पहले चले गए। लेकिन जिन भी बुजुर्ग, आज मुझे गौरव है इस बात का कि अभी पिछले साल मेरे एक मित्र ऐसे थे, वो मुझे मित्र मानते थे, ये मेरा सौभाग्य है। उनकी उम्र थी 102 साल।
जब हम बात करते हैं देश बनाने की, कि देश के लिए हम कर क्या रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी क्या है, हम अधिकार की बात करते हैं, कर्तव्य की बात नहीं करते हैं। कर्तव्य की बात आती है, हम पीछे हट जाते हैं, हम बहाने ढूंढने लगते हैं। उस व्यक्ति को मैंने देखा 100 साल की उम्र में, मेरा 2018 में उनसे जुड़ा हुआ, और उस व्यक्ति ने लाठी टेकते हुए, वो एक स्कूल के रिटायर्ड प्रिंसिपल, और मुझसे इस बात पे नाराज हुए कि तुम दिल्ली जाते हो, मेरे लिए कोई ऐसा apparatus ला दो जिससे मैं बोलूं और वो टाइप हो जाए, हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे भी मैं चाहूं लैंग्वेज चेंज करके मैं टाइप कर दूं। वो उस वक्त भी रिसर्च कर रहे हैं, आप समझिए। मेरे 92 साल के वो सौभाग्यशाली हूं कि 92 वर्ष के मेरे एक मित्र हैं। मैं भोपाल में था पिछले 4 साल, अभी 2019 से मैं फिर दिल्ली में वापस आया हूं, 2015 में गया था वहां। आप अंदाजा लगाइए कि 92 साल उम्र है और वो आदमी साइंटिस्ट है। वो एक साइंटिस्ट होने के साथ साथ एक होम्योपैथी डॉक्टर है। वो समाज को अनवरत दिया जा रहा है। उनकी पत्नी नहीं रही उनके साथ में, सौभाग्य मतलब दुर्भाग्य है कि वो चली गई समय से पूर्व, 10 साल पहले चली गई। और उसके बावजूद वो आदमी हवा की तरह उड़ता है। एक मैं चुनौती देता हूँ यंगस्टर्स जो कहे जाते हैं कि हम यंग हैं, और वो उनके साथ चल नहीं पाएंगे जितनी तेजी से आज भी 92 साल की उम्र में वो आदमी अकेले जी रहे हैं, खुद खाते हैं, खुद बनाते हैं, एक अच्छे पेंटर, एक बेहतरीन इंसान, एक साइंटिस्ट। 1984 में जब भोपाल की त्रासदी हुई, उन्होंने हैम रेडियो के जरिए एक अपना ग्रुप बना रखा है। उसमें उन्होंने सैटेलाइट के जरिए सारा कम्युनिकेशन जो है वहां पर स्थापित किया। उनको प्रधानमंत्री की तरफ से अलग से एक एप्रिसिएशन लेटर मिला। मैं बात सिर्फ ये कर रहे हैं, क्या हमारे बीच में मौजूद हम उन लोगों को देख के नहीं सीख सकते हैं? सिर्फ सरकार पर सवाल उठाएंगे, सिर्फ व्यवस्था पर चोट करेंगे, क्या इसके लिए हम पैदा हुए हैं? हम जब बात करते हैं, हमारे देश का प्रधानमंत्री आज से 2 साल 4 साल पहले जब भी बोला हो, मुझे वो तारीख याद नहीं है, मोदी जी ने कहा, मैं मोदी जी का कतई समर्थक नहीं हूं, ना मैं कभी किसी राहुल गांधी का समर्थक हूं। मैं जनता जनार्दन के लिए अपने एक सिपह सलार की तरह मैं अपने काम को अंजाम देता हूं। जो सच है वो मैं बोलता हूं, चाहे वो किसी के हक में। अगर उन्होंने अच्छा काम किया, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। मोदी जी ने कहा था कि हम एक कदम बढ़ाएंगे, हमारा देश 125 कदम आगे बढ़ेगा, 125 करोड़ कदम। क्या किसी भारतीय ने इस लाइन को पकड़ा? क्या इसके बारे में किसी ने सोचा? नहीं। शहीद होगा दूसरे का बेटा, खेलेगी दूसरी लवलीना पैदा होगी, दूसरी चानू पैदा होगी, पड़ोस की होगी, हमारी बच्ची खेलने जाएगी, अरे रे तुम्हारा टांग टूट जाएगा, मत खेलो। ये बिल्कुल। भावना आती कहां से? भगत सिंह हम पड़ोसी में खोजते हैं, अपने घर में नहीं। पंकज जी ने बड़ी अच्छी बात कही, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजियत छोड़ गए। अंग्रेजियत क्या है? अंग्रेजियत हम सबको पता है, हमने पढ़ा है, लेकिन हम तो देख रहे हैं, जी रहे हैं उसमें। फूट डालो, शासन करो, दूसरे के यहाँ क्या खिचड़ी पक रही है उसमें ज्यादा इंटरेस्ट। अभी निकिता जी ने थोड़ी देर पहले कहा था, मैं सुन रहा था, कान में लगा के मैं अपना काम भी कर रहा था और सुन भी रहा था, देख नहीं पा रहा था, मैं अपने टर्मिनल पे सुन रहा था। तो मैंने पंकज जी से इच्छा जाहिर की कि आप 5 मिनट मुझे वक्त दीजिए बस। तो मैं खाना खाने बस अभी डिनर के लिए निकला था, तो मैंने कहा आपसे बात कर लूं इसी बहाने। आप बताइए, आप कह रही हैं कूड़ा हम अपने घर का साफ कर लेते हैं, चमका देते हैं, वाह कितनी अच्छी बात है। दूसरे के आंगन में, दूसरे के घर के बाहर या रास्ते पे कहीं उसको फैला देते हैं, ये कितनी बुरी बात है। ये बात समझ में नहीं आती है। सरकार हमसे बनी है, सरकार कोई योजना चलाती है, कुछ अच्छा बताती है, हम उसको क्यों नहीं फॉलो करें? हम ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन करते हैं हर रोज। दिल्ली में मैं रहता हूँ, दिल्ली में कोई ना कोई मतलब एक्सीडेंट्स होता रहता है, यहाँ पे पूरे देश में होता रहता है रोज, मतलब हजारों की संख्या में लोग मर रहे हैं, कोई परवाह नहीं है। कौन करेगा? जुपिटर ग्रह से तो सरकार नहीं आती है ना, सरकार तो हम बनाते हैं, आप बनाते हैं। तो हम क्यों नहीं पालन कर सकते हैं जो सरकार की योजनाएं? अगर हम उतना ही कर लें, कानून का वायलेशन, एक सिपाही से लेकर के एक डीजीपी तक अगर आपसे पैसा मांगता है किसी कानून के तहत, आप क्यों नहीं खड़े होकर दम से ईमानदारी से कह सकते हैं कि नहीं साहब, ये कानून हमारे लिए बना है, आप कानून के सिर्फ पहरेदार हैं, आप हमसे पैसा कैसे मांग सकते हैं? कानून का डंडा अगर आपको कोई दिखाता है तो आप उस समय में खड़े क्यों नहीं होते हैं? क्यों हम अपने अधिकार की सिर्फ बात मैं करते तो हैं? इसमें राकेश जी एक सबमिशन यही कहना चाहता हूँ कि इसमें जनता ही ज्यादा दोषी है। उस दिन से भ्रष्टाचार शुरू कर देती है जनता जिस दिन अपने बच्चे का 1 साल उम्र घटा देती है स्कूल में एडमिशन के समय। मैं यही बात पंकज जी कह रहा हूँ कि हमारे रोम रोम में, हमारे डीएनए में ये समा चुका है कि हम गुलाम हैं, हम रहेंगे। और उसी गुलामियत में जिसने अंग्रेजियत सीख ली, वो आपके सत्ताधीश हो जाते हैं, वो आपके मालिक हो जाते हैं, और फिर वो आप वहां से वो आप पर ही शासन करते हैं। मैं यही बात बराबर कहता हूँ कि कमी हम में है। राकेश जी, यही बात मैंने भी कही थी धन्यवाद। कि यही बात मैंने भी कही थी राकेश जी
कि ग्लास आधा भरा है या आधा खाली, वो हमें देखने की जरूरत है। और मैं भी बिल्कुल। आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। और मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि सरकारों को दोष देने से कुछ नहीं होगा, हमें खुद पहला कदम उठाना पड़ेगा। और पंकज जी और राकेश जी दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों पत्रकार हैं, तो मैं एक बात कहूंगी कि जो भ्रष्टाचार की बात आप लोगों ने उठाई, ये दुनिया में सब जगह है। हम भारत को दोष देते हैं, लेकिन दुनिया में सब जगह है, और इसके लिए जिम्मेदार हम नागरिक ही हैं। आप जब ये बात कह रहे हैं तो मैं आपको बताऊं कि छत्तीसगढ़ में, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, 2-3 साल पहले मैंने घर बनाया था, और आप लोगों को पता होगा कि प्लान पास कराने के लिए किस तरीके से मशक्कत होती है, लेकिन मैंने एक पैसा नहीं दिया। निश्चित। और 3 महीने के अंदर वो ठीक जमीन, फंसी हुई जमीन को मैंने निकाला, और वहां के बिल्डर्स मुझे सैल्यूट कर रहे थे कि आपने कैसे ये काम करके, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से लेकर के और वहां नगर निगम से लेकर के, और 3 महीने में दौड़ करके, लेकिन मैंने अपना काम बिना पैसे के करवा करके लिया। तो यही ये तो लोगों को समझ में आना चाहिए कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होता है, यही समझना है लोगों को। जी बिल्कुल सबको। बिल्कुल। तो और आपने शुरुआत कहीं ना कहीं खुद से करनी पड़ती है निकिता जी, क्योंकि जैसे राकेश जी कह रहे हैं मानसिक गुलामी, हम बिल्कुल, कहीं ना लोग कहीं मानसिक गुलाम हो गए हैं। लोग जी, मंदिर बिल्कुल। जाते हैं तो पहले दर्शन के लिए वहाँ के जो प्रबंधन है उनको या पंडित जी को देते हैं, डॉक्टर के पास कंपाउंडर को 10 रुपया पकड़ाते हैं, 100 रुपया कि मेरा नंबर पहले लगा दो। तो हम भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। सच में, क्योंकि पंकज जी, शॉर्टकट ढूंढने लगे शालिनी हैं। जी, सिर्फ एक शब्द बोलूंगी। जब ये भ्रष्टाचार की बात आ रही है, जैसा पंकज जी ने बोला कि मंदिर में लाइन लगाते हैं, तो मैंने यहाँ तक देखा है कि मंदिर में लाइन लगाना तो अपने बारी के लिए ठीक है, भगवान के पास भी लोग आजकल पैसा पुजारी को पकड़ाते हैं कि वो उधर से हमें प्रसाद देगा, कि हम भगवान को भी नहीं चढ़ाना चाहते हैं कि पुजारी को हम वो एक रिश्वत जैसा देते हैं कि वो भगवान के पास का प्रसाद हमको देगा। भगवान के पास भी तो ये जाते हैं कि है। मुझे ये मेरा ये काम कर दो, मैं इतना चढ़ावा करूंगा। भगवान को ऑफर करते हैं अपने काम। एक मिनट, अगर मुझे 1 मिनट दिया जाए तो मैं एक आपको घटना सुनाता हूँ, बहुत मतलब अद्भुत घटना है। जी जी बिल्कुल। मैं मध्य प्रदेश में था कभी, बहुत पहले की बात है, 2001 की बात है। मैं लौट रहा था कहीं से, मुझे मौका मिला, मैं मैहर माता शारदा देवी के मंदिर में गया। और सुबह सुबह मैं, उस वक्त थोड़ा सा उम्र मेरी और कम थी, तो मैं बड़े ही जोशो खरोश से जो है 1056 सीढ़ियां मैंने गिन के करीब 15 से 20 मिनट के दरमियान मैंने चढ़ ली। ऊपर गया तो बिल्कुल खाली, कुछ भी नहीं था। तो इंतजार किया, और मैहर माता के यहाँ पर इस हिस्से में एक गुलाब होता है जो कहते हैं कि दाया था। मैं पहुंचा और मैंने वो दर्शन भी कर लिया, इत्तेफाक से सौभाग्य था मेरा, दर्शन हो गए। फिर उसके बाद मैंने कहा कि अच्छा, मंदिर में और छोटी मूर्तियां ढेर सारी हैं, चलो मैं उनको भी प्रणाम करता चला। नीचे जब मैं चढ़ रहा था, उससे पहले एक दुकान में सारा साजो सामान हमारा रख लिया गया, चप्पल, बेल्ट, पैसे वगैरह जो भी थे, कुछ 50 पैसे, चवन्नी, ये सब सारा लेके मैं ऊपर गया। इत्तेफाक देखिए कि जब मैं पूरा भ्रमण करने के बाद, चारों तरफ परिक्रमा करने के बाद, जब आखिरी उस व्यक्ति के पास पहुंचा, एक पंडित बैठा हुआ था जहां से सीढ़ियां अब नीचे जा रही हैं, और आखिरी जगह पे जब मैं पहुंचा तो मेरे पास कुल जमा 20-20 पैसे के सिक्के थे, और उन 20-20 पैसों में मुश्किल से ₹2.25 या ₹2 के आसपास कुछ ऐसा बन रहा था। तो उन्होंने ऐसे टीका लगाया, मैंने उनको दिया, तो उनके मुंह से निकला कि क्या यार, सुबह सुबह बोहनी खट्टी कर दी। देखिए। तो मैंने कहा क्या बोला? तो कह रहे हैं बोहनी खट्टी कर दी। मैंने कहा बोहनी का क्या मतलब होता है? ये तो दुकानदार की भाषा है, तो आपको बोहनी करनी है तो नीचे आपको दुकान सजाना चाहिए, या आप भगवान के घर पर बैठे हैं और आप इस तरीके से बात कर रहे हैं। तो अगर आपका पेशा है तो पेशा तो नीचे अपने घर में मंदिर बना लेते, और बुलाते लोगों की आओ आओ आओ, 20 रुपए में दर्शन करो, 50 रुपए में दर्शन करो, भगवान का दर्शन कराऊंगा, भगवान से मिलवाऊंगा। ये क्या मजाक है? वो उसने टेढ़ा सा, जाओ जाओ जाओ, मैं जा ही रहा हूँ चल दिया मैं तो वहां से। तो ये तो हमारे मतलब हाल है मंदिरों के। तो मैं इतने बड़े, अगर आप सोचो कितनी भावना लेके पहली बार आदमी गया होगा, और जब वो वापस आता है तो उसकी भावना ऐसे मलिन हो जाती है, ऐसे मतलब इस तरीके से हो जाती है। बहुत तो ये अच्छी हर बातें जगह है, राकेश जी ने कही हैं। ये हर और जगह यदि है। 2 मिनट हम का, इसको केवल 2 किसी मिनट लूंगी मैं, क्योंकि जो पॉइंट मैं बताने जा रही हूँ वो किसी ने नहीं कहा, इसलिए मैं बोलना चाह रही हूँ, यदि आप मौका दें तो निकिता जी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये यहाँ पे आम नागरिक को भी और सरकार को भी यहाँ पे अलर्ट होना होगा। देखिए, सरकार आज क्या करती है ना,
एक डॉक्टर को बनाने में करोड़ों रुपए खर्च करती है, और उस पे जो वो खर्चा कर देती है, वो डॉक्टर अपनी क्वालिफिकेशन लेकर के चला जाता है विदेश। तो यहाँ पे हम आम नागरिक को यहाँ पे खड़ा होना होगा कि ये बहुत ही गलत है। हमारे यहाँ डॉक्टर्स की इतनी कमी है और सरकार इतना खर्चा करती है, उसको कम से कम आप ये तो सरकार ये करना चाहिए ना, 20 साल का समय कम से कम अपने देश के लिए दो, उसके बाद तुम कहीं भी जाओ। इतना खर्चा करने के बावजूद, और डॉक्टर जहाँ तैयार हुआ वो बाहर चला गया। वही हाल इंजीनियर्स का है, जो भी अच्छा ब्रेन है वो बाहर चला जाता है। ये कितनी गलत बात है। यही हमारी भारतीयता, यही हमारा जो है देश प्रेम है। आज हम बड़े गर्व से कहते हैं मेरा बेटा तो अमेरिका में है, मेरी बेटी तो अमेरिका में है, लेकिन क्या हम कभी ये भी बोलने की कोशिश करते हैं कि हाँ मेरी बेटी इतनी होनहार होकर के विदेश से पढ़ के भी अपने इंडिया में आई है, अपने भारत में आई है? क्या कभी हम कोशिश करते हैं? लेकिन हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अपने अंदर झांकने की कोशिश हम कभी नहीं करते हैं। तो ये क्योंकि किसी ने बोला नहीं ये पॉइंट, इसलिए मुझे समय थोड़ा सा। नहीं माधुरी जी, आपने बिल्कुल सही बोला। और बहुत सारी भारतीय बेटियां ऐसी हैं, आपके बिहार से मैंने कई बार पढ़ा है कि जो विदेशों में पढ़ कर के आई हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं अपने देश में, तो उनको मैं नमन करती हूँ। और इसी के साथ शालिनी जी, आज के मुख्य अतिथि को आप आमंत्रित करिए। जी, तो पहले तो सभी वक्ताओं का धन्यवाद देती हूँ, सबने अपनी बात इतने अच्छे तरीके से रखी। और अब क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि 2-2.5 घंटे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थोड़ी तकनीकी समस्या भी आई साथ में, लेकिन अब मैं जिनको बुलाऊंगी तो उनका एक छोटा सा परिचय देती हूँ और एक लाइन जरूर बोल दूंगी अपने देश के लिए कि कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि के मान का है। हम लहराएंगे हर जगह इस तिरंगे को, ऐसा नशा मेरे हिंदुस्तान की शान का है। तो हमारा देश ऊपर रहे, हमेशा नमन है हमारे देश को। और अब आमंत्रित करती हूँ कोलकाता से आदरणीय त्रिलोकनाथ पांडे सर को। समाज्ञा हिंदी समाचार पत्र में वरिष्ठ पत्रकार हैं और हिंदी विभागाध्यक्ष हैं, कवि हैं, लेखक हैं, सार्वजनिक वक्ता हैं और बहुत सारी कार्यशालाएं सर करते हैं और हिंदी के लिए बहुत ही उत्तम कार्य कर रहे हैं। तो सर ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि समय बहुत हो गया है, आप सीधे मंच पर आए और अपनी बात रखें क्योंकि आप ही का सुनने के लिए बस प्रतीक्षा में है। धन्यवाद सर। स्वागत है सर। सभी को नमस्कार है। और यहाँ जितने भी प्रबुद्ध लोग जुड़े हैं उन्हें मैं शब्द जो मैं ढूंढ रहा था कहने के लिए इस मंच के लिए वो मिल नहीं रहा है। साहित्य उदय, आजादी का जो अमृत उत्सव जो बन रहा है और उसमें जो हमारी भागीदारी है, वो कहते हैं कि आसमान में जब कभी भी वो एक घटना घटी थी ना कि जहां पर सारे के सारे देवता जो है अमृत के चक्कर में थे, तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग उसी अमृत के चक्कर में आज यहाँ उपस्थित हुए हैं और उसका रसास्वादन हुआ भी है। यहाँ जितने भी साथी जुड़े हैं वो भागीदार हैं इसके। आज जो है आजादी दिवस है, निश्चित तौर पे हम लोग मनाने वाले हैं। 15 अगस्त आएगा फिर चला भी जाएगा, परंतु वो जो हम लोग लेकर क्या जा रहे हैं, इस अमृत का वो जो छलका है वहां से, वो क्या हमने सही मायने में उसका रसास्वादन किया है? आज जो यहाँ पर हमारे वक्ता यहाँ जुड़े हुए हैं, उनके शब्द जो है अमृत के समान जो टपक रहे थे, क्या दर्शक उसे रसास्वादन किए, उसका आनंद लिए, उसको उन्होंने चखा? ये महत्वपूर्ण है। आज जितने भी साथी हमारा जुड़े हैं यहाँ पर, माधुरी जी थे, योगेश जी हैं, राकेश तिवारी जी जुड़े हुए हैं, संजय जी पूरा का पूरा एकदम कहूँ तो एक प्राण वायु की तरह आज जो है हमारे सामने उपस्थित हैं। साथ में निकिता जी हैं, कुसुम तिवारी जी हैं और शालिनी वर्मा जी के मार्फत से जो संचालन हो रहा है, सब कुछ यहाँ जो दिख रहा है और जितने साथी जुड़े थे उनको नमन है। मैं बस यह अवश्य कहना चाहूंगा क्योंकि शुरू से सुन रहा हूँ, सभी को सुना हूँ। योगेश साहब जुड़े हैं, आपको नमन है सर। आपकी जो जो जो, जो बातें हैं वो हृदय तक पहुंचती हैं। गांधी जी की बातें हम तक पहुंची। माधुरी जी जो हैं, उनके शब्द जो हैं वो किस प्रकार से वो आजादी के जो दीवाने थे, वीरांगनाएं थी, वो हम तक कैसे पहुंची हैं, उनको उन्होंने पहुंचाया। और आखिर में ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि किस प्रकार से हमारे यहाँ के डॉक्टर ही नहीं, जितने भी फाइनेस्ट ब्रेन जिसको कहा जाए, फाइनेस्ट ब्रेन, वो बाहर की ओर चले जाते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण क्या है? इसको जानना तो हम ही को है, हम ही को जानना है। आज हम लोग जब दायित्व की बात करते हैं तो निश्चित तौर पे हमारे मित्र जो हैं राकेश जी हैं, उन्होंने भी ये बात की। हमारे मित्र जो हैं पंकज जी हैं, उन्होंने यही बात कही। इससे पूर्व जो है शिक्षा और दीक्षा दोनों पहले दिया जाता था अपने यहाँ।
अब शिक्षा रह गई है ना। और शिक्षा में भी आजकल जो हमारे सामने है वो उसका जो रूप है विकृत रूप है। जो एक चरित्र निर्माण करे वो कहीं ना कहीं विघटित हो चुका है। आज हमारा देश जो है, हमने 2 पंक्तियां अवश्य मैं जोड़ना चाहूंगा, कुछ इस प्रकार से जरा सुन लीजिएगा, आप तक मैं पहुंचाना चाहूंगा। ये पंक्तियां कुछ इस प्रकार से हैं। हर तरफ होगा काला धुआं, घुटन भरी होगी जिंदगी। हर तरफ होगा काला धुआं, घुटन भरी होगी जिंदगी। सांसें भी मुकम्मल ना होंगी, सांसें भी मुकम्मल ना होंगी यदि बेड़ियां पराधीनता की लगीं, यदि बेड़ियां पराधीनता की लगीं। ये महत्वपूर्ण है। ये बेड़ियां जो हैं, क्या हम सही मायने में उसको तोड़कर निकल पाए हैं, आगे बढ़ पाए हैं? जब हम लोग शिक्षा की बात करते हैं तो एकीकृत शिक्षा की बात क्यों नहीं होती है? आज हम लोग पिछड़े हुए नहीं हैं, हमारी सोच कहीं पिछड़ गई है, हमारी कार्य प्रणाली जो है कहीं पिछड़ी हुई है। हम लोग जो कर रहे थे या जो सोचे थे और जिस सोच को लेकर हमने आजादी को पाई, उसको हम लोग सही माने में धर पकड़ नहीं कर पाए या पकड़ के नहीं चले। आज कहीं पर भी आजादी की बात होती, आजादी का मतलब होता क्या है? आजादी का मतलब है सिर्फ ये नहीं कि हम जो चाहे वो कर लें, नहीं। आजादी का मतलब ये होता है आपका दायित्व। आजादी का मतलब है कि आप आजादी से अपनी जो है स्वतंत्रता से अपने निर्णय ले सकें कि आप देश के लिए आप क्या कर रहे हैं, क्या आप ईमानदार हैं, आप जो भी कार्य करते हैं क्या ईमानदारी से कर रहे हैं। चाहे वो शिक्षक हो, चाहे उद्घोषक हो, चाहे पत्रकार हो, कोई भी हो या किसी भी क्षेत्र में आप हो, यदि आप ईमानदारी से अगर आप कोई कार्य करते हैं तो आपको वहां सोचने की आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति, हर भारतीय यह सोच के अपने आगे, मैं ये कहता हूं कि वो पहले सर्वप्रथम यह ना सोचे कि वो इस क्षेत्र का है या उस क्षेत्र का है। जैसे हमारे मित्र जो है, बहुत सारे मित्रों ने इस पर बात कही है ना, अपनी बात रखी है कि सर्वप्रथम हम जो भी काम करें एक बार अपने आप को उस पड़ले में डाल के देख लें कि क्या हम सही मायने में भारतीय हैं, क्या हमारा कर्तव्य जो है वो भारतीयता को सही मायने में उजागर करेगा। जब इस चीज को अगर हम अपने पास रखते हैं तो निश्चित तौर पे हमारा मन जो है वो एक न कहीं वो मूल्यांकन करने लगता है। ये महत्वपूर्ण है, ये जानना जरूरी है कि ईमानदारी सिर्फ शब्दों में नहीं हो, भारतीयता सिर्फ शब्दों में नहीं हो, है ना। जय हिंद के नारे सिर्फ शब्दों में ना हो और 15 अगस्त के दिन से वो उस झंडे को लहरा देने से नहीं हो। 15 अगस्त ये याद दिलाता है कि भाई कुर्बानी हुई है ना। उसके बाद जो है उस ओर से हम कितनी दूर जा रहे हैं और कितना कुछ कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। इतिहास के पन्नों को पलट देने से सिर्फ आपको वहां से खाक जो है वो मिलेगा, परंतु उस राख में भी वो सुलगती हुई आग अभी भी मिलेगी। ये देखना है आपको, ये जानना है। उस आग को महसूस कीजिए, अपने भीतर रखिए, है ना। यहाँ पर शंकर बनने की आवश्यकता है, उस राख को उठाकर मलकर और दुनिया के लिए कुछ करने की आवश्यकता है। वो वहां पर अमृत दूसरे के लिए और विष का पान जो है स्वयं करने की आवश्यकता है। वो सच्चा भारतीय है। भारतीय वह नहीं है जो पहले अपने लिए सोचे, भारतीय वह है दूसरे की, अपने बगल वाले के सोचे। आज जो है कोरोना का दौर है, निश्चित तौर पे आप सभी यहाँ पे साथी हमारे जुड़े हुए हैं। मैं तो ये कहता हूं कि आप अपने बगल वाले को, क्या कभी आपने सुना है, कभी पूछा है? बगल वाले छोड़ दीजिए, आपके अपने घर में व्यक्ति है, आपका अपना स्वजन है, आपका अपना परिवार वाला है, हो सकता है वो भूखा हो, इस कोरोना काल में उसकी नौकरी चली गई, कभी आपने फोन करके पूछा कि भाई आपको आवश्यकता है? भारतीयता शब्दों में मत लाइए, शब्दों का खेल मत खेलिए। शब्दों का खेल जो है राजनीतिज्ञों के लिए रहने दीजिए, क्योंकि उनका वो खेल है। हम भारतीय हैं, हम भारतीय हैं और हमारा कर्तव्य जो है जितने भी क्षेत्र में है। ये बहुत खुशी हुई, आज हमारे साथ राकेश जी जुड़े हुए थे और जितने भी हमारे साथी पत्रकार जुड़े हुए हैं, ये खुशी होती है कि आज भी पत्रकारिता जीवित है, आज भी पत्रकारिता जीवित है। इस दौर में जहां टीआरपी की जो होड़ है, उसमें भी आज सच बोलने की क्षमता जो है वो बरकरार है। ये बहुत बड़ी बात है और यही भारतीयता है। जब सच को सच कहने की क्षमता हो तो आप भारतीय हैं,
अपने कर्म के प्रति यदि प्रतिबद्ध हैं तो आप भारतीय हैं, और अपने देश को अपने आगे रखते हैं तब आप भारतीय हैं। और जहां तक हो सके, जहां कहीं गलती हो तो आवाज उठाते हैं तो भारतीय हैं। यदि बगल वाला अगर आपका मित्र बिना मास्क का घूम रहा है, वो आपका अपना भारतीय भाई है, वो भी मर सकता है, उसका परिवार वाला मर सकता है। अगर आप नहीं बोलते हैं तो आप भारतीय नहीं है साहब, आप भारतीय नहीं है, माफ कीजिए। भारतीय एक परिवार है। साथ ही जो थूकते हैं सड़क में, थूकने वालों को भी टोकना है। सड़क में थूकते चले जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब जो थूके, बिल्कुल। और यही लोग जब विदेश चले जाएंगे ना तो ये थूकना बंद कर देंगे। ये भी मजेदार बात है। जी सर, ये भी मजेदार बात है। जी सर, ये भी मजेदार बात है। इसका मतलब कहीं ना कहीं नियमन में कहीं ना कहीं बदलाव, अर्थात अपने यहाँ ये बहुत बड़ी बात है। मैं आबादी के ऊपर सुन रहा था, आबादी क्या सरकार बोलेगी कि भाई कि आपको 2 बच्चे हो, 4 बच्चे हो, क्या आपकी सोच नहीं है? अगर मेरी आय नहीं है तो मैं 1 2 3 4 5 6 क्यों? ये क्या सरकार आपको इश्यू करेगी कि यू शुड हैव ओनली 2 चाइल्ड? क्या आवश्यकता है? यदि मेरी आय नहीं है, अगर एक बच्चे को भी पालने की आवश्यकता सामर्थ्य नहीं है, तो मैं क्यों लाऊंगा उसको इस संसार में? क्यों लाऊंगा? मेरा ये सवाल हर व्यक्ति से है, क्यों लाऊंगा? यदि मेरा सामर्थ्य खुद को चलाने का नहीं तो मैं शादी क्यों करूं भाई? अगर मैं उसी वक्त करूंगा जब मेरा बगल वाला भी जो है, अगर मेरी साथी जो है ना, अर्धांगिनी जो है, वो भी सक्षम है, तो मैं करूंगा, तब मैं करूंगा। और उसके बाद जो है परिवार नियोजन की बातें आती हैं। आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने की आवश्यकता है, और आर्थिक रूप से स्वतंत्र आप उस वक्त होंगे जब आपकी मानसिक रूप से जो है आप स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे। स्वतंत्रता सिर्फ शब्दों में नहीं लाइए। जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, उनसे गुजारिश है, यहां पर दूसरे के पड़ने में मत डालिए, अपना कर्तव्य निभाइए। यदि मुझ तक अगर ये बात आती है कि त्रिलोकनाथ पांडे अगर सक्षम नहीं है और उनके यहाँ पे कतार लगी हुई है बच्चों की, और परिवार नियोजन की बात करते हैं, तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आप कर सकते हैं, अगर आपके पास पैसे हैं और राजा हैं कहीं के, आप कर सकते हैं। यदि आप सभी को सक्षम बना सकते हैं, क्योंकि आपको ये हक नहीं बनता है, आपको ये हक नहीं बनता है कि किसी ऐसे जीव को इस संसार में ले आएं और उसको भी उसी क्षेत्र में, उसी गरीबी में धकेल दें जिसका उसने कभी सपना में, या कहें कि सपने भी नहीं देखा होगा। ये बहुत बड़ा अन्याय है। एक ऐसे जीव को आप संसार में लाते हैं, उसके लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं करते हैं। शिक्षा की जहां तक सवाल है, यहाँ पे ज्ञान जो है आज जो है एकीकृत करने की आवश्यकता है। मैं निश्चित तौर पे मैं ये मानता हूं कि शब्द जो है वो निश्चित तौर पे ब्रह्म है और शक्ति है। तो शब्द कहीं ना कहीं ब्रह्मत्व हासिल कर ले और आप तक पहुंचे, तो निश्चित तौर से हमसे सहमत होने की कोशिश कीजिएगा कि यदि शिक्षा में सही मायने में अपने देश में काम किया गया होता, सही मायने में, तो आज अपना देश जो है अलग होता है। और शिक्षा सिर्फ शब्दों में नहीं, किताबों में भी फेरबदल होनी चाहिए। 35 वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति में परिवर्तन होता है साहब। हम उस देश में हैं। अमूल पूरे विश्व में जाकर देखिए कहां से कहां लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आज भी रटंत विद्या जो है पूरी तरह से है अपने देश में। जहां भी आप देखें रटंत विद्या है आज भी। अब धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं। अब कक्षा में बच्चे जो हैं वो रट लेते हैं, उनको महापंडित कहा जाता है। अंग्रेजी के फर्राटेदार शब्द बोल देंगे, ओह वाओ दैट्स रियली गुड, कम ऑन। सुनते ही ओह वाह, सही में ज्ञानी आदमी है यार, भले वो ठेंगा कुछ जानता ना हो, है ना, एक्सेंट थोड़ा ले ले। अरे भाई ज्ञान की बात हो रही है। भाषा जो है एक माध्यम है, साधन है, साध्य है। जानने की आवश्यकता, हम सभी को जानना है। इस चीज के मार्फत से हमें सीखना है आखिर कहाँ हमें काम करना है भाई। तो हमें काम करना है अपने यहाँ पर मूलभूत चीजों में काम करना है। जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, हर किसी को बना दीजिए ना। आज जो हमारे देश में चुनाव होता, क्या सही माने में चुनाव है? चुनाव तो मैं तो नहीं मानता, ये चुनाव तो नहीं है। सही में चुनाव है, आप वोट देते हैं। मेरे नाम के 4-4 वोटर जाके वोट देते हैं, आपको पता है सर। और इलेक्शन कमीशन हमको बुलाकर बोलता है कि आप अपने आप को प्रमाणित कीजिए कि आप त्रिलोकनाथ पांडे हैं।
और मुझे अपनी जो दस्तावेज हमको ले जाके देने पड़ते हैं। तो मतलब मेरे नाम पर वो कहते हैं ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चला जा रहा है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन खेला जा रहा है कि ये त्रिलोकनाथ पांडे एक जगह नाम है तो दूसरी जगह तस्वीर किसी और की है, नाम है मेरे नाम पे कहीं ना कहीं अलग अलग चल रही है। हाउ इज दैट पॉसिबल? ये क्यों हो रहा है? तो यहाँ पर नीचे से लेकर ऊपर तक तब्दीली करने की जो है सही माने में जो बना रहे हैं पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको सोचने की आवश्यकता है। हम लोग शब्द से शब्द लड़ा सकते हैं, परंतु ये शब्द जाके वो जो लोहे का जो दीवार बना है, जो नियम बनाने वाले उस दीवार के उस पार हैं, उनके कर्ण पर जो वो पर्दा गिरा हुआ है लोहे का, उस तक नहीं पहुंचती है, तो हमारा ये चर्चा परिचर्चा व्यर्थ है, व्यर्थ है। हम शब्दों में सिर्फ खेलते हैं, परंतु सही माने में जब उतर के काम करने की बात होती है तो कहीं ना कहीं हम ही दोषी हैं, हम ही दोषी हैं। सर ने सही कहा, राकेश सर ने सही कहा कि चुनने वाले कौन थे? हम ही तो हैं भाई, सच्चाई है। जो मरे वो हमारे थे, जो मर रहे हैं वो भी हमारे हैं, चाहे वो कोरोना से मर रहे हैं। क्या हमने जाके कभी कहा कि भाई तू मास्क पहन ले? छोड़ना, वो मरेगा, मेरा क्या जाता है, मेरा क्या जाता है? मैं हर रोज यही काम करती हूँ। जी बिल्कुल यही है। मैं क्यों, मैं तो कह देता। मैं एक दिन कहा, मैंने अपने रास्ते में जा रहा था और जाते जाते कहा भैया आप मास्क पहने। जाओ ना भैया अपना काम कीजिए ना, मैं डबल वैक्सीन ले चुका हूँ। हम बोले ठीक है प्रमाण दिखाइए। बोले प्रमाण थोड़ी कोई लेके चलता है। हम बोले आपके मोबाइल में तो आया होगा। नहीं वो मोबाइल काम नहीं करता, तो दूसरे पे आया होगा। तो ऐसी सोच रखने वाले यहाँ तो मास्क के लिए लाठियां चलानी पड़ रही है, ये स्थिति है, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। यहाँ कहीं ना कहीं अरे भाई हम अपनी जिम्मेदारी को समझे। मैं तो कहता हूँ सर आप इतना जोश भर दिए हैं और आईना दिखाया है आपने। अनुशासन, अगर कहा जाए एक शब्द में तो अनुशासन की जरूरत है। कड़े नियमों की आवश्यकता है, और कड़े नियम सिर्फ वो सरकार ना पालन करवाए, जनता भी खड़ी हो जाए। ऐसा एक देश भी है जहां पर मंत्री अगर कुछ करता है ना तो जनता उठाकर उसको डस्टबिन में भी डालती है। ये घटना भी हमारे आंखों के सामने है। पारदर्शिता होनी चाहिए, जो कुछ भी होता उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। मैं एक शिक्षक हूं या फिर पत्रकार हूं या किसी भी क्षेत्र में हूं, अपने हिस्से की ईमानदारी अगर कोई रखे ना तो अपना देश जो है पुनः सही माने में देखा सोने की चिड़िया है। वो चिड़िया भले कहना चाहूंगी कि देखिए मैंने अभी जो बंगाल में जो चुनाव, इतनी जो रैलियां हुई और जो आपका मेला जो लगा हरिद्वार में, तो मैंने उसके विरुद्ध आवाज उठाई। मैंने एक वीडियो बना के शेयर किया, तो आप यकीन मानिए मेरा जो है फेसबुक पे बंद कर दिया गया। मेरा 3 दिन के लिए मेरा फेसबुक बंद कर दिया गया। तो ये स्थिति है। लेकिन जब हम सब एकजुट हो जाएंगे ना तो बिल्कुल हम कामयाब होंगे। लेकिन मुश्किल वही है कि हम जो है एकजुट नहीं है। बिल्कुल। और ये आवाज जो है बंद करने वाले या करवाने वाले भी अगर उनकी संख्या ज्यादा हो जाती है, आप देखिए भाई शतरंज सभी खेलते हैं, काला वाला भी उतना ही चाल चलता है जितना गोरा वाला चलता है या सादा वाला चलता है। बिल्कुल। तो सादा वालों को अगर ले लिया जाए, वो ईमानदार हैं, तो हर जगह जो है वो बेईमानों को हटाइए, उन बेईमानों को हटाइए, चाल तो वही चलनी पड़ेगी, कृष्ण की तरह चलना पड़ेगा। शकुनी का भी विनाश होता है परंतु कृष्ण बनना पड़ता है। इस देश को हर व्यक्ति के अंदर कृष्ण की आवश्यकता है, आवाज उठाने की आवश्यकता है, एक दूसरे को समझने की आवश्यकता है, एक दूसरे के साथ खड़े होने की आवश्यकता है, ईमानदारी की आवश्यकता है, अपने आप को पहचानने की आवश्यकता है, अपने अतीत में झांकने की आवश्यकता है, और एक दूसरे से सलाह मशवरा करने की भी आवश्यकता है। चाहे वो सरकार में हो लोग, चाहे कहीं पर भी हो। सिर्फ ऊपर से नियमों को थोप देने से नहीं होता है। स्कूली व्यवस्था ऊपर से लाए थोप दिया, ऐसे नहीं होता है साहब। कोई भी व्यवस्था आपको नीचे से काम करना पड़ता है। चीजें नीचे से ऊपर जाएं तो वो बेहतर होती हैं, और ऊपर से थोपी जाए तो घुटन होती है। और यही कारण है कि शिक्षा व्यवस्था में आज जो है वो जो दुर्दम स्थिति हो जा रही है कि 2-3 वर्ष हो गए, आज भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है कोरोना की वजह से। तो सरकार इसके लिए क्या कर रही है? जनता इसके लिए क्या कर रही है? जनता क्यों नहीं आवाज उठा रही है? बाकी चीजों के लिए आप वोट देने के लिए तो खड़े हो जाते हैं, रैलियों में जाते हैं, परंतु जब आपके अपने
लिस्ट इम्पोर्टेंट हो गया है। अभी लोग यहाँ वहां जा रहे हैं, भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, छुट्टियां मनाने जा रहे हैं, लेकिन स्कूल नहीं खुल रहे हैं भारत में। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। क्यों नहीं खुल रही है? इसके पीछे भी कारण हम सभी जानते हैं। क्योंकि अपने यहाँ के माता पिता ही स्वयं मास्क नहीं पहनते हैं, तो बच्चे क्या पहनेंगे? अपने यहाँ के माता पिता भी। जी बिल्कुल, हाँ सर बोलिए। अभी इत्तेफाक ये है, एक मिनट, अभी इत्तेफाक ये है कि अभी स्कूल के बच्चों पर बात हो रही है कि स्कूल क्यों नहीं खुल रहे हैं। मैं खबर यही लिख रहा हूँ कि अभी 33, पंजाब में 33, हिमाचल प्रदेश में 62 और हरियाणा में और कर्नाटक में सब जगह स्कूल खोले गए, फिर वापस बंद किए जा रहे हैं। क्यों? बच्चे वैक्सीनेशन इतनी संख्या में संक्रमित हो रहे हैं। ये संक्रमित। कमाल की बात है। आपने सही बिल्कुल रेखांकित किया कि जब खुद हमारे पेरेंट्स नहीं लगाएंगे मास्क, नहीं डिस्टेंशन, फिजिकल डिस्टेंस नहीं रखेंगे, कैसे संभव है कि वो अपने बच्चे को सिखाएं? बहुत मुश्किल है। बहुत अच्छे सवाल और बहुत मौजूद सवाल, बहुत ही एकदम तीखे सवाल आपने उठाए, लाजवाब। थैंक यू सो मच कि आपने ऐसे सवाल उठाए। जी, त्रिलोक सर ने आज पूरा मतलब आईना दिखा दिया इस आजादी का, जो हमने आज का जो परिचर्चा रखा था, और बहुत आपने जोश भी भरा है, आपने सोचने पे मजबूर किया है। जो लोग भी सुन रहे हैं, जो लोग भी जुड़े हुए हैं हमसे, और जो इसको बाद में भी देखेंगे, जिन लोगों ने शेयर किया है, और भी शेयर करिए। तो जो त्रिलोक सर ने जो आज के मुख्य अतिथि थे इस कार्यक्रम के, कलकत्ता से हमारे साथ जुड़े हुए थे, और उन्होंने जिन मुद्दों पे बात की है, ये सचमुच सोचने की जरूरत है, आज के समय में समझने की जरूरत है। और फिर हम बोल सकते हैं कि हम सही रूप से आजाद भारत में सांसें ले रहे हैं। क्योंकि आजादी सिर्फ ये नहीं है कि हम आजाद हो गए, हमारे ऊपर कोई शासन नहीं कर रहा है, लेकिन हम बहुत सारी चीजों से ऐसे बंधे हुए हैं। हमें संवेदनशील होने की जरूरत है एक भारतीय होने के नाते, और एक दूसरे के सुख दुख में, जो हमारी परंपरा रही है वसुधैव कुटुंबकम, या जो हम एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होने की, तो हमें आज भी उसको जिंदा रखना है, और तभी हम बोल सकते हैं कि हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम को मैं समाप्त करती हूँ। सभी जितने भी वक्ता जुड़े हुए थे, सबका हृदय से धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत। राकेश तिवारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और आपने बहुत अच्छी बातें कही। पंकज प्रियम जी, साहित्योदय के संस्थापक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच पर शालिनी वर्मा जी, जो मेरी सहयोगी थी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ कल जो प्रोग्राम हम लेके आ रहे हैं, आजादी का जो अमृत उत्सव हम मना रहे हैं, उसमें कल बहुत से कवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उम्दा लेखक हैं और बहुत अच्छी कविताएं पढ़ते हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम कल का होने वाला है। तो आप सबसे आग्रह है कि आप सब जुड़िए। कल भी 8 बजे हमारा कार्यक्रम रहेगा, और साहित्योदय के पेज से जुड़िए। साहित्योदय अंतर्राष्ट्रीय कला, संस्कृति और साहित्य का मंच। उससे पहले और निकिता जी, 8 बजे जी। तो हमारा जो भव्य कार्यक्रम होना है, उससे पहले 7 बजे का समय जो है, जी। एकल काव्य पाठ का 500 एपिसोड कल पूर्ण हो रहा है। तो उस पर 7 बजे हम अपने जो साहित्य के सारथी हैं, जो हमारे साथ हैं, उनके साथ एक 7 बजे से 8 बजे तक हम उन लोगों के साथ एक सार्थक संवाद करेंगे, प्रियम संवाद। जी। तो आप सभी स्वागत है। और बहुत फिर बहुत 8 बजे बहुत बहुत बधाई हो आजादी की आपको। पूर्व संध्या पर हार्दिक बधाई कल पाठ करेंगे। और जी जी, शुभकामनाएं। बिल्कुल कल 7 बजे और 8 बजे, 7 से 9 हमारे साथ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को पंकज जी, नमन। मेरी ओर से बहुत बधाई, सबसे ज्यादा बधाई मेरी ओर से आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। और 7 बजे नमन से इंतजार है, आप भी जुड़े बताने कल शाम के 7 जरूर बजे। कोशिश करें। जितने भी हमारे साहित्योदय के साथी हैं, जो इस रथ को आगे ले जाने में मदद कर इत्तेफाक रहे हैं। देखिए कि मेरा भी 8 बजे कार्यक्रम है, उसका नाम है हम लोग। अरे वाह, अच्छा, बहुत सुंदर। बहुत ही ठीक, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का थैंक जुड़ने यू के सर। लिए। और फिर नमस्कार जुड़ेंगे सर। साहित्योदय के मंच पे हम सब, और इसी के साथ कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। बहुत 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 धन्यवाद। नमस्कार, आप शुभ सभी रात्रि। को नमन है। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार। हाँ।